All right. In section 2.4, we need to determine the slope intercept form of the linear equation given the listed attributes. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए what are attributes. Attributes actually जो है वो characteristics होते हैं, या कोई आप ये कह लें कि आपको ना linear equation के कुछ properties या कुछ characteristics given है, आपने उसके accordingly linear slope intercept form determine करनी है linear equations की, right? तो अगर मैं इस पूरी एक्सरसाइज को देखूं, एक्सरसाइज 2.4, तो 2.4 में आपके पास 1 से लेकर तकरीबन जो है वो 6 तक, ठीक है, 1 से लेकर 6 तक जो क्वेश्चंस हैं उसके अंदर आपको क्या चीजें दी हुई है, एक स्लोप दिया हुआ और एक वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ है। आपको इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है और लीनियर इक्वेशन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म फाइंड आउट करनी है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर बात करूं यहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 20 तक, तो क्वेश्चन नंबर 20 तक आपके पास क्या है, एक स्लोप दिया हुआ है और साथ में एक पॉइंट दिया हुआ है, जो कि आपको कहा जा रहा है कि ये स्लोप है, उस जिस लाइन की आपने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है उस लाइन का स्लोप है, और उसी लाइन पर एक पॉइंट लाई कर रहा है, तो आपको पॉइंट दे दिया गया है। तो ये आपके पास दूसरा एट्रीब्यूट हो गया। एक पहले उसमें आपको दो एट्रीब्यूट्स दिए हुए थे, स्लोप और वाई इंटरसेप्ट। जो सेकंड था उसमें आपको स्लोप एंड अ पॉइंट, उसके बाद आपको दो पॉइंट्स दिए हुए, 21 से लेकर 30 क्वेश्चन तक आपको दो पॉइंट्स दिए हुए। अब आपने इन दो पॉइंट्स को इस्तेमाल करते हुए लाइन को डिटरमाइन करना है कि लीनियर, ये जो दो पॉइंट्स हैं ये एक्चुअली किस लाइन पे लाई कर रहे हैं, उस लाइन की इक्वेशन आपने फाइंड आउट करनी है और उसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आपने बनानी होगी लाइन फाइंड आउट करने के लिए। अगर मैं 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चंस की बात करूं तो ये किस तरीके से सॉल्व होंगे और इनको किस तरीके से हमने सॉल्व करना है या क्या तरीका होता है, तो वो हम तरीका देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। ऑल राइट, आपके पास इक्वेशन होती है जो आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, वो होती है y is equals to mx plus b, where you know the slope is represented by m and y intercept is represented by b, और कभी कभार हम यहाँ c भी लिख देते हैं या कोई भी कांस्टेंट नंबर, कभी k भी लिख देते हैं, इट डिपेंड्स। जो भी कांस्टेंट नंबर है वो आपका y इंटरसेप्ट बता रहा होता है। स्लोप डिस्क्राइब्स द स्लोप ऑफ द लाइन एंड दिस डिस्क्राइब्स द लाइन क्रॉसेस द y axis where x is 0. So what you need to do, you need to substitute the value of slope and y-intercept in the given equation. That's it. Y-intercept अगर मैं देखूँ तो y-intercept, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूँ तो slope is -2 and y-intercept is 10. तो ये जो इक्वेशन है y is equals to mx plus b, I just need to substitute the values of the slope and y-intercept into the given form of slope intercept. y is equals to m की जगह मैंने क्या रखना है, -2, x प्लस b की जगह पे क्या आएगा, y इंटरसेप्ट विच इज 10, राइट। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेती हूँ, सो y इज इक्वल्स टू -2x प्लस 10, ये बन गई इक्वेशन। ये वो इक्वेशन बन गई जिसके दो एट्रीब्यूट्स आपको दिए हुए थे, स्लोप दिया हुआ था और y इंटरसेप्ट दी हुई थी, और आपसे कहा गया था कि लीनियर इक्वेशन फॉर्म करें, और लीनियर इक्वेशन जो है वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में होनी चाहिए। तो ये लीनियर इक्वेशन है और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में भी है, इसके साथ मजीद कुछ करने की जरूरत नहीं है, दैट इज योर आंसर। मजीद इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक। स्लोप आपके पास -2 है और इंटरसेप्ट ये मैं बता ही चुकी हूँ, यू जस्ट नीड टू, ये दिस वन इज योर करेक्ट आंसर। दूसरे की बात करते हैं, स्लोप है 1/2, वाई इंटरसेप्ट है 0,3/4। तो सिर्फ क्या करना है, हमने स्लोप और वाई इंटरसेप्ट को सब्सटीट्यूट करना है इक्वेशन के अंदर। अब ये देखिए मैंने इसको सब्सटीट्यूट करके सिंप्लीफाई भी कर लिया, लेकिन सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आपसे जो इक्वेशन है वो मांगी ही स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में गई है, तो ये ही इसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, y इज इक्वल्स टू 1/2x प्लस 3/4। स्लोप इज 1/2 and y intercept is 3/4. You just need to substitute the y intercept and slope in the general form of slope intercept form. ठीक। अब अगर हम 5 के बाद वाले क्वेश्चंस की बात करें, 5 के बाद जो क्वेश्चंस है हमारे पास वो है
7 till 20 आई थिंक, यस, जिसमें आपको एक स्लोप दिया हुआ है और एक पॉइंट दिया हुआ है। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं स्लोप पॉइंट फार्मूला। ठीक है, स्लोप पॉइंट फार्मूला क्या होता है, ये देखिए, स्लोप पॉइंट फार्मूला होता है ये y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा, इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास स्लोप भी गिवन है और साथ में एक पॉइंट गिवन है। तो ये जो y है और ये जो x अंदर यूज हो रहा है ब्लू से, आपने इनको एज अ वेरिएबल ही ट्रीट करना है, क्योंकि जाहिर है ये आपकी इक्वेशन के अंदर x और y का काम करेंगे। और ये जो y1 और x1 है, ये एक्चुअली पॉइंट है आपके पास। जो भी आपको पॉइंट दिया हुआ होगा वो x1 y1 की फॉर्म में होगा, तो आपने उन पॉइंट्स को इन दोनों जगह सब्सटीट्यूट करना होगा और m की जगह पे आपने स्लोप रखना होगा। तो m जो है वो स्लोप ऑफ द लाइन होगा, जिस लाइन की आप इक्वेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, और y1 और x1 जो है वो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द नोन पॉइंट होंगे, जो कि आपको दिए हुए होंगे लाइन के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 20 तक ये क्वेश्चंस आपके पास मौजूद है, जिसमें आपको स्लोप दिया हुआ है और पॉइंट दिया हुआ है। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में स्लोप है -3 और पॉइंट है 4, -2। सो -3 इज योर स्लोप एंड 4, -2 इज योर पॉइंट। स्लोप -3 है, इसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन में। तो स्लोप आ गया -3। पॉइंट y1 की बात करूं तो वो -2 है, वो मैंने y माइनस वाई वन की जगह -2 सब्स्टिट्यूट कर दिया और x माइनस एक्स वन की जगह 4 सब्स्टिट्यूट कर दिया। सब्स्टिट्यूट करने के बाद आई जस्ट नीड टू सिंप्लीफाई द इक्वेशन। y माइनस माइनस इज +2 इज इक्वल्स टू -3 जो है वो मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ, -3x एंड माइनस माइनस +3 इंटू 4 इज 12। अब इन्हें दोबारा से अरेंज कर लेते हैं, कांस्टेंट नंबर्स एक तरफ ले गए, 2 इस तरफ आ गया, माइनस हो गया, -3 इस तरफ आ गया, पॉजिटिव हो गया। बहरहाल ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई, बट दिस ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है सिर्फ, लेकिन ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में नहीं है। तो इसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, y इज इक्वल्स टू -3x plus 10. Now this is the slope intercept form of the given attributes of the equation. जो attributes दिए हुए थे, मतलब slope और point दिया हुआ था, उन attributes को इस्तेमाल करते हुए हमने linear equation find out कर ली है। तो ये linear equation आ गई और ये linear equation slope intercept form में है। अच्छा, ये आपके पास क्वेश्चन है 7 से लेकर 20 तक। अब से ऑलराइट, तो अब अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 30 तक, तो यहाँ पर हमारे पास एक ही तरह के क्वेश्चंस हैं जिसमें हमें 2 पॉइंट्स गिवन है। तो 2 पॉइंट्स गिवन है और दोनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये लाइन है, एक पॉइंट इसका यहाँ लाई कर रहा है और दूसरा पॉइंट यहीं कहीं लाई कर रहा है। दोनों एक ही लाइन के पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, आपने क्या करना है, इस लाइन की इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। तो इस तरह का जब आपके पास सिनेरियो, जब आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए, तो हम 2 पॉइंट फार्मूला यूज करते हैं। और वो 2 पॉइंट फार्मूला क्या होता है, ये देखिए। एक्चुअली 2 पॉइंट फार्मूला में आपके पास वो क्या रहा होता है कि आप जो आपके पास 1 पॉइंट फार्मूला होता है वही इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन 2 पॉइंट से आप स्लोप फाइंड आउट कर रहे होते हैं, y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1, जिस तरह आप स्लोप निकालते हैं। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली जो आपके पास 1 पॉइंट वाला फार्मूला होता है ना, उसमें आप क्या करें, m की जगह पर स्लोप जिस तरह आप निकाल रहे होते हैं, ये पूरा स्लोप वाला जो आपके पास फार्मूला है वो m की जगह पे रख दें। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 पॉइंट फार्मूला बन जाता है, y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1। ठीक, और वो अपनी जगह, x माइनस x1 अपनी जगह। ठीक, ये आपके पास 1 पॉइंट वाला ही फॉर्मूला है सेम। ये देखिए, आपके पास ये 1 पॉइंट वाला ही फॉर्मूला है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। आपने सिर्फ क्या किया है, इस m की जगह पे, क्योंकि आपको स्लोप नहीं मालूम, लेकिन आपको ये मालूम होता है कि 2 पॉइंट से आप स्लोप कैसे निकाल सकते हैं, डेल y ओवर डेल x, del y means y2 minus y1 and del x means x2 minus x1। तो आप सिर्फ m की जगह पे ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अगर आपको नहीं सब्स्टिट्यूट करना तो कोई मसला नहीं है, आप पहले 2 पॉइंट को इस्तेमाल करते हुए स्लोप निकाल लें और फिर स्लोप को इस वाले पॉइंट स्लोप फॉर्म में सब्स्टिट्यूट कर दें, तब भी आपका आंसर आ जाएगा और इस तरह भी आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन 21 से लेकर 30 तक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में पॉइंट्स है -4, 5 एंड -2, -3। मैंने यहाँ पर
ये पॉइंट्स को डिनोट कर दिया कि -4x1 है, 5 जो है वो y1 है, -2x2 है और -3y2 है। पॉइंट्स को डिनोट करने के बाद मैंने ये देखिए पूरा 2 पॉइंट फार्मूला, ये 2 पॉइंट फार्मूला कहलाता है। 2 पॉइंट फार्मूला लिख दिया। ये जो है आपके पास इसमें ये m है, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली सब एक साथ रख के फाइंड आउट कर रही हूँ। अगर किसी स्टूडेंट ने m अलग से निकालना है और फिर इसको पॉइंट स्लो फॉर्म में रखना है तो तब भी ठीक होगा। तो स्लोप यहाँ पर सारी वैल्यूज जस्ट आई जस्ट नीड टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन द 2 पॉइंट फार्मूला। सो y माइनस y1 की वैल्यू क्या है 5 रख दी। और यहाँ पे y2 माइनस y1, y2 इज -3, सो -3 माइनस फॉर्मूले का 5 जो है वो y1 ओवर x2 इज -2 रख दिया +4 कैसे हुआ, आना तो माइनस चाहिए था तो माइनस और ये वाला -4। तो वैल्यूज को देखकर सब्स्टिट्यूट कीजिएगा। x1 क्या है, y1 क्या है। अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और उस कंफ्यूजन की वजह से इनसे मिस्टेक हो जाती है। तो अगर आप ये इस तरीके से एक बार इसे लिख लेंगे पॉइंट के नीचे ही कि x1 आप किसे दे रहे हैं, y1 किसे क्या वैल्यू है, x2 की क्या वैल्यू है, y2 की क्या वैल्यू है, तो इंशाल्लाह आपको सब्स्टिट्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो x प्लस x1 अब आपने रखना है। अब दोबारा से ऊपर जाके देखिए कि x1 की वैल्यू क्या है, तो x1 की वैल्यू -4 है। आपने यहाँ पे जब -4 रखा तो मैंने डायरेक्ट स्टेप कर दिया, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो ये +4 हो गया। अब आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। इन दोनों ब्रैकेट्स को आप ऐसे ही रहने देंगे, कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले आप स्लोप को सिंप्लीफाई करेंगे, जो आपने बीच में 2 पॉइंट्स लगा के स्लोप निकाला है। माइनस माइनस इज -8, -2 एंड +4 इज 2, तो ये आ गया। और इसके बाद इसे हम कैंसिल आउट कर देंगे। 2 इंटू 4 इज 8, तो ये कैंसिल हो गया, आंसर आया -4। ठीक, y माइनस 5 ऐसे ही रखा रहा। ये जो -4 आया, इस -4 को फिर अंदर इस पूरे ब्रैकेट से क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। -4x एंड माइनस प्लस माइनस एंड 4 इंटू 4 इज -16। अब इसे जो है हम दोबारा से x को उधर लेके नहीं जाएंगे, वो इसलिए क्योंकि हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी है। हम सिर्फ और सिर्फ ये +5 को इस तरफ ले आते हैं ताकि हमारी डायरेक्टली स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन जाए। तो y इज इक्वल टू -4x -16 +5, वहाँ माइनस था, यहाँ के प्लस हो गया। और -16 + 5 इज -11। ये आपकी रिक्वायर्ड लाइन आ गई, जो कि आपने किससे फाइंड आउट किया है, गिवन एट्रीब्यूट से। और गिवन एट्रीब्यूट्स क्या थे, 2 पॉइंट्स ऑफ द लाइन विच लाइज ऑन दैट लाइन। फुली ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके तमाम के तमाम क्वेश्चंस इसी तरीके से होंगे कि आपने पॉइंट्स को रखना है और निकाल लेना है। और अल्फ़ाबेट्स वाले से भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अल्फ़ाबेट्स की जगह अल्फ़ाबेट्स रख देंगे, x y वैसे ही रहेंगे, तो उसी तरीके से आपके पास लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। स्टूडेंट्स, अब इस एक्सरसाइज में जो हमारे पास थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है, passes through 2 -4 and is parallel to the line 3x - 4 is equals to 20। और पैरेलल भी दिया हुआ है, और अगर मजीद नीचे आ जाए तो परपेंडिकुलर भी लिखा हुआ आ रहा है। अब आपको क्या दिया हुआ है, आपको 2 लाइंस, एक्चुअली आपने ये समझना है कि आपको 2 लाइंस की बात की जा रही है। एक पैरेलल लाइन की बात की जा रही है और एक परपेंडिकुलर लाइन की बात की जा रही है। कहा क्या जा रहा है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं पैरेलल की बात करूं, 2 पैरेलल लाइंस है, इसको लाइन 1 कह रहे हैं, इसको लाइन 2 कह रहे हैं। आपको क्या दिया गया है, आपको एक लाइन का पॉइंट दे दिया गया है 2, -4, ठीक है। और दूसरी लाइन की आपको इक्वेशन दे दी गई है, और आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको जिस लाइन का पॉइंट दिया गया है ना, आपने उस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो अब इन दोनों लाइंस का आपस में क्या रिलेशन है और हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे लाइन 1 की इक्वेशन, तो इसको देखते हैं हम किस तरीके से। पहले आपको लाइन, पैरेलल लाइन और परपेंडिकुलर लाइन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इनका आपस में रिलेशन क्या बनता है। तो यहाँ देखते हैं, 2 नॉन वर्टिकल लाइंस विद स्लोप m1 एंड m2 आर पैरेलल। अगर आपके पास, हम दो तरह के इसे कह सकते हैं कि अगर हमारे पास स्लोप सेम है तो हम ये कह सकते हैं लाइंस पैरेलल हैं। या दूसरी बात हम इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर 2 लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उनका स्लोप हमेशा क्या होगा, सेम होगा। अगर परपेंडिकुलर की बात की जाए तो अगर 2 लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है, एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रही हैं, ठीक है, एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रही हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल वो परपेंडिकुलर है।
अगर दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इट मींस कि उनके जो स्लोप हैं वो आपस में एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल्स होंगे। नेगेटिव रेसिप्रोकल्स होंगे, या उसका फॉर्मूला ये बनता है कि m1 m2 को मल्टीप्लाई करें तो नेगेटिव आंसर आएगा। नहीं तो हम इस तरह भी कर सकते हैं कि m1 इज इक्वल्स टू -1/m2 और m2 इज इक्वल्स टू -1/m1। दोनों जो परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं। नेगेटिव रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है? रेसिप्रोकल मींस आप किसी भी वैल्यू को, अगर आपको कोई वैल्यू दी हुई है तो आप उसे 1 अपॉन करके लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर डिवाइड में ही दी हुई है तो उसका रेसिप्रोकल जो है वो ऊपर आ जाता है, मजीद डिवाइड होगा तो वो न्यूमरेटर में चला जाता है। तो नेगेटिव, पहले नेगेटिव रेसिप्रोकल की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक नंबर लिखा है 5 और मैं आपसे पूछती हूँ कि मुझे इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल बताएं, तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या होगा? इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा 1/5। ठीक। और अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक नंबर दिया है -1/3 और मैं आपसे पूछती हूँ बताएं इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या होगा, तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, नेगेटिव तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे, और आप नेगेटिव रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो ये वापस से न्यूमरेटर में चलेगा, मतलब न्यूमरेटर वापस डिनोमिनेटर वापस न्यूमरेटर में चलेगा। तो ये नेगेटिव रेसिप्रोकल इसका क्या होगा? ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो -1/3 का नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या होगा? 3। ठीक। अब इनको हम आगे देखते हैं कि इनके सॉल्यूशंस किस तरीके से होंगे। ये सेम यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि पैरेलल लाइन विच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। पैरेलल लाइन इस तरह की लाइंस होती हैं जो आपस में कभी भी मीट नहीं करती, एक दूसरे के पैरेलल चल रही होती हैं, और जब भी लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। उनके वाई इंटरसेप्ट्स चेंज हो सकते हैं लेकिन उनके स्लोप सेम होते हैं। इफ लाइंस आर और जब भी लाइंस पैरेलल होती हैं उनके स्लोप्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अगर दो लाइंस आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इस तरीके से 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो उनके स्लोप्स जो हैं वो एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं। नेगेटिव रेसिप्रोकल हम किस तरीके से बनाते हैं? इस फॉर्मूले से बनाते हैं, m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू -1। अगर आप ये फॉर्मूला याद कर लें तब भी आप स्लोप निकाल सकते हैं, मतलब आपको एक लाइन का तो स्लोप पता चल जाएगा ना, दूसरी जो लाइन उसके परपेंडिकुलर होगी उसका स्लोप निकालने के लिए आप कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास m1 या m2 आ जाएगा। या डायरेक्टली अगर आपके दिमाग में नेगेटिव रेसिप्रोकल वाली टर्म जो है वो बैठती है तो आप नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लें। तो क्वेश्चन नंबर 34 सबसे पहले हम करते हैं, सॉरी 34 नहीं, हम पहले करते हैं 31 क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि एक लाइन है, सॉरी एक पॉइंट है जो कि एक लाइन से पास कर रहा है, और जिस लाइन से वो पास कर रहा है दूसरी लाइन उसके पैरेलल जो है उसकी लाइन गिवन है वो है 3x माइनस वो है, जो कि मैंने आपको ऊपर बना के भी दिखाई। हम यहाँ पे एक और बार बना लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहती हूँ कि ये जो है ये लाइन 1 है और मैं कहती हूँ ये लाइन 2 है। लाइन 2 की इक्वेशन दी हुई है 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 20, और लाइन 1 का पॉइंट हमें दिया हुआ है, एक पॉइंट है 2, -4। तो हमने क्या करना होगा स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले जो गिवन लाइन है, जो गिवन लाइन है उस गिवन लाइन से हमें स्लोप निकालना होगा, क्योंकि उसी स्लोप की मदद से उस स्लोप से और इस पॉइंट से हम ये लाइन 1 की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकेंगे। तो सबसे पहले इसका स्लोप निकाल देते हैं। तो स्लोप किस तरीके से निकालेंगे? ये जो गिवन इक्वेशन है इसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखेंगे और हमें स्लोप पता चल जाएगा। तो 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 20, 3x उस तरफ चला गया, -3x प्लस 20 हो गया, -4 डिवाइड हो गया, माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो गई, 3/4x माइनस 5। तो इट मीन्स अवर स्लोप इज 3/4। m1 क्या है? 3/4। तो आपने यहाँ पे लिखना होगा सिंस लाइंस आर पैरेलल, क्योंकि लाइन पैरेलल है कोई वर्किंग करने की जरूरत ही नहीं है, लाइंस पैरेलल है, हमें पता है कि उसकी प्रॉपर्टी है कि अगर लाइंस पैरेलल है तो दोनों के स्लोप्स क्या होंगे? इक्वल। सिंस लाइंस आर पैरेलल m1 इज इक्वल्स टू m2, तो जो m1 की वैल्यू है वही m2 की वैल्यू भी होगी। तो नाउ वी हैव अ पॉइंट, पॉइंट जो है वो दिया हुआ था दूसरी लाइन का जो कि 2.-4 था। अब हमें इसका स्लोप भी पता चल गया, इसका स्लोप क्या है? 3/4। जो लाइन 1 जिसकी इक्वेशन मालूम करने का कहा गया है उसका हमें पॉइंट भी मालूम है 2, -4, और अब हमें उसके स्लोप भी मालूम है, स्लोप क्या है? 3/4। तो क्योंकि हमें स्लोप भी मालूम है पॉइंट भी मालूम है तो हम स्लोप पॉइंट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और लाइन मालूम कर लेंगे, मतलब जो रिक्वायर्ड लाइन है उसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे।
तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे फॉर्मूला, स्लोप पॉइंट फॉर्मूला, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1. y plus 4 क्यों आया? बिकॉज दिस माइनस एंड वी हैव माइनस विद द पॉइंट ऑल्सो, सो माइनस इंटू माइनस इज +4, m की वैल्यू 3/4, x -2, ठीक है, -2 is your x1. सब्स्टिट्यूट करने बाद सिंप्लीफाई कर लेंगे. जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4 मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 अंदर मल्टीप्लाई हो गया, 3x - 3 एंड 4y प्लस 4 इंटू 4 is 16. 16 जो है हम इस तरफ ले गई हूँ. 4y इज इक्वल टू 3x - 6 - 16 इज -22. 4 डिवाइड कर दिया है, तो 4 डिवाइड किया तो 3/4x -22/4 आपस में क्रॉस हो रहे थे, 11/2, और हमारे पास ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई रिक्वायर्ड. किसकी? रिक्वायर्ड, जिसका पॉइंट दिया हुआ था, रिक्वायर्ड लाइन हमारे पास आ गई, जिसका स्लोप 3/4 आ रहा है. आप देखें जो ऊपर वाली लाइन थी उसके अंदर भी स्लोप 3/4 था, और जो हमने नीचे रिक्वायर्ड जो हमने लाइन मालूम की है उसके अंदर भी स्लोप 3/4 ही है. सिर्फ वाई इंटरसेप्ट चेंज है. मतलब ये जो है वो -5 पे बनी हुई है वाई पे, और ये किस पे बनी हुई है? -11/2 पे, मतलब 5.5 पे बनी हुई है. तो ये हमारे पास पैरेलल का केस था. अब हम परपेंडिकुलर का केस डिस्कस कर लेते हैं कि परपेंडिकुलर में क्या होता है. परपेंडिकुलर में हमारे पास एक पॉइंट दिया हुआ है और कह रहे हैं कि ये परपेंडिकुलर है इस लाइन के. अगेन मैं लाइंस ड्रॉ कर देती हूँ ताकि समझने में आसानी हो. ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास लाइन 1 है, ये हमारे पास लाइन 2 है, ठीक है, और हमें कहा जा रहा है कि ये पॉइंट परपेंडिकुलर है इस लाइन के. तो लाइन हमारे पास दी हुई है 4x + 2y इज इक्वल टू -18, और पॉइंट हमें इसका दिया हुआ है जो कि क्या है 20, -30. 20, -30 पॉइंट दिया हुआ है. एक्चुअली अब हमें ये जो दूसरी लाइन है जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है इसकी लाइन फाइंड आउट करनी है. तो हम क्या करेंगे कि जो हमें गिवन लाइन है इससे सबसे पहले स्लोप निकालेंगे. तो इस गिवन लाइन को रख के स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हम पहले अरेंज कर लेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बना लेंगे इसकी 4x + 2y इज इक्वल टू -18. और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनाने के लिए क्या करना होगा, y को इस तरफ ही रखेंगे, बाकी तमाम चीज़ों को उस तरफ ले जाएंगे. तो ये +4x है यहाँ पे, वहाँ जहाँ के -4x हो गया, 2 डिवाइड हो गया, तो बचा क्या, y इज इक्वल टू -2x - 9. तो स्लोप क्या आ रहा है? स्लोप आया हमारे पास -2. स्लोप आ गया -2, क्योंकि दोनों लाइन आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और हमें पता है कि जब दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं तो जो स्लोप्स हैं वो नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे का. तो या तो आप डायरेक्टली लिख लें, -2 का नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2. अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप इसके फॉर्मूला जो है कि आपने m1 तो निकाल लिया है, लाइन 1 का स्लोप निकाल लिया, अब आपने m2 मालूम करना है, लाइन 2 का स्लोप मालूम करना है. तो उसके लिए फॉर्मूला होगा m2 इज इक्वल टू -1/m1. तो माइनस अपनी जगह, ठीक है, 1 अपनी जगह, m1 की जगह मैंने नीचे क्या लिख दिया 2, क्योंकि m1 की वैल्यू क्या आ रही थी -2 रखी, और ऊपर वाला माइनस नीचे वाले माइनस दोनों आपस में कैंसिल हो गए, m2 आ रहा है 1/2. ये मैंने इस तरह यहाँ पे डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर लिया था नेगेटिव रेसिप्रोकल. तो एक्चुअली अब क्या है, ये जो स्लोप है ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप है, मतलब ये इस वाली लाइन का स्लोप है जिसका हमें पॉइंट गिवन है. तो अब क्या करना है, अगेन वही स्टेप, हमने स्लोप पॉइंट फार्मूला यूज करना है, ये वाला पॉइंट यूज करेंगे, और जो हमने स्लोप निकाला है परपेंडिकुलर लाइन का वो स्लोप यूज करेंगे, और यूज करके हम जो दूसरी लाइन है जिसकी हमें जो दूसरी लाइन है उसकी इक्वेशन बना लेंगे. y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1. y की जगह पर y ही रहेगा क्योंकि हम इसे एज अ वेरिएबल ट्रीट करते हैं. y1 की जगह पे हम ये पॉइंट रखेंगे -30 जो कि +30 हो जाएगा, इज इक्वल टू स्लोप रखेंगे 1/2 x एज इट इज माइनस x1 की वैल्यू 20. अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 2 मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इस तरफ, ये हो गया 2y + 60 इज इक्वल टू x - 20. ये 60 इस तरफ ले आया, -60 हो गया, -80 हो गया, 2 यहाँ पर था, इसे डिवाइड कर दिया तो 1/2. डिवाइड करने के बाद इसके मैंने एलसीएम्स भी डायरेक्टली ब्रेक कर दिए, और 80 से डिवाइड किया तो 40. तो ये रिक्वायर्ड लाइन आ गई, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई हमारे पास, इक्वेशन बन गई रिक्वायर्ड लाइन की जो कि परपेंडिकुलर थी लाइन 1.
जिसका स्लोप 1/2 है और y इंटरसेप्ट -40 है। यहाँ पे हमारे पास अगर आप क्वेश्चन नंबर 31 तो ऑब्वियसली समझ में आ गया कि अगर एक पॉइंट दी हुई है और एक लाइन दी हुई है जो कि पैरेलल है उस लाइन के जिसका पॉइंट गिवन है, तो हम इजीली पॉइंट दूसरी लाइन जो गिवन लाइन है उसका स्लोप फाइंड आउट करके उस स्लोप और पॉइंट को आपस में स्लोप पॉइंट फॉर्म में रख के लाइन मालूम कर सकते हैं। से आपके पास क्वेश्चन नंबर 32 भी इसी तरीके से होगा, बट इफ आई टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 33 तो वहाँ पे थोड़ा सा केस डिफरेंट है। क्या कह रहे हैं कि एक पॉइंट है विच पासिस थ्रू 7,2 एंड इज पैरेलल टू द लाइन x इज इक्वल्स टू 7 एंड y इज इक्वल्स टू 6। अब देखिए यहाँ पे तो कोई स्लोप दिया हुआ ही नहीं है, कुछ भी नहीं दिया हुआ। अब इसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे या हम इसकी किस तरीके से लाइन फाइंड आउट करेंगे वो हम देखते हैं। अगर आप गौर से देखें पॉइंट जो है वो है 7,2 विच इज x, y। कह रहे हैं कि ये 7,2 पॉइंट जो है वो पैरेलल है x, 7 के। ये लाइन आपको दी हुई है पार्ट ए में, और पार्ट बी में कहा जा रहा है कि यही पैरेलल है y, 6 के। तो अगर मैं पैरेलल की बात करूं तो यहाँ पर ये जो x इज इक्वल टू 7 आपको दिया हुआ है, अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ करती हूँ तो ये इस तरह की वर्टिकल लाइन बनेगी जिसपे हमारे पास स्लोप क्या है, स्लोप हमारा क्या होगा यहाँ पे अनडिफाइंड है स्लोप। स्लोप हमें क्योंकि y वैल्यूज हमारे पास जो है वो नहीं दी हुई, सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू दी हुई है, और वर्टिकल लाइन का जो हमारे पास स्लोप होता है वो स्लोप क्या होता है अनडिफाइंड होता है, क्योंकि वहां पे हमारे पास x की वैल्यू सेम होती है। जब x की वैल्यू सेम होती है तो स्लोप क्या होता है अनडिफाइंड होता है। x की वैल्यू सेम होने की वजह से जो पॉइंट दिया हुआ है उस पॉइंट के साथ इस लाइन की जो इक्वेशन बनेगी वो भी x इज इक्वल टू 7 ही बनेगी, क्योंकि लाइन आपके पास पॉइंट क्या है सेम। इसका मतलब ये कि जो दूसरी लाइन है वो भी इसी के ऊपर बनी है। सही। अगर मैं बात करूं y इज इक्वल टू 6 की बात, y इज इक्वल टू 6 का क्या मतलब है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि y पे y इज इक्वल टू 6 पे कट कर रही है। अब पॉइंट को देखें अगर तो y इज इक्वल टू 2 है, सॉरी y की वैल्यू 2 है। इट मीन्स कि जो दूसरी लाइन है वो इसके पैरेलल कब होगी, तब वो y इज इक्वल टू 2 पे कट कर रही होगी। तो आपने सिर्फ क्या करना होगा, जब पैरेलल की बात की जा रही होगी और जो भी पॉइंट आपको गिवन होगा बस आपने उसी x और y के साथ उन पॉइंट्स को डिनोट कर देना है कि ये x का पॉइंट 7 है और y का पॉइंट 2 है। क्योंकि लाइन जो है वो आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं तो इनके स्लोप्स क्या होंगे सेम होंगे। मतलब अगर मैं पहले वाले पॉइंट की बात करूं तो इसका स्लोप भी अनडिफाइंड है और इसका स्लोप भी अनडिफाइंड है। दूसरे की बात करूं तो इसका स्लोप भी 0 है और इसका स्लोप भी 0 है। ठीक है, तो ये आपस में एक दूसरे के क्या हो गए पैरेलल हो गए, लेकिन इनके वाई इंटरसेप्ट चेंज है। बताया था ना जब स्लोप सेम होते हैं तो स्लोप 0 होते हैं तो वाई इंटरसेप्ट चेंज होते हैं। तो बस ये वही वाली कंडीशन है कि स्लोप हमारे पास 0 है, वाई इंटरसेप्ट दोनों के सेम है और लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। दूसरा केस हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 36 के एक लाइन दी हुई है विच पासेस थ्रू 7,2 एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 6। अब देखिए एक पॉइंट है 7,2, ठीक है, एक लाइन है जो कि जो पॉइंट जिस लाइन पे लाई कर रहा है वो परपेंडिकुलर है किसके x इज इक्वल टू 7 के। हमें पता है x इज इक्वल टू 7 एक इस तरह की लाइन है, x इज इक्वल टू 7 एक इस तरह की लाइन है। अब ये उसके क्या है परपेंडिकुलर है। ये देखिए यहाँ पे 7,2 इज पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू x इज इक्वल टू 7। परपेंडिकुलर का क्या मतलब है कि अगर ये x इज इक्वल टू 7 इस तरीके से ड्रॉ हुई है तो जो दूसरी लाइन इसको परपेंडिकुलरली कट कर रही होगी वो जाहिर सी बात है वो y की लाइन होगी। वो x की लाइन तो हो ही नहीं सकती, वो y की लाइन होगी। तो अब इस पॉइंट से हमें ये पता चल रहा है कि y पे जो पॉइंट है जहाँ पे x इज इक्वल टू 7 को कट किया जा रहा है वो क्या है y इज इक्वल टू 2। मतलब अगर मैं x इज इक्वल टू 7 की लाइन इस तरीके से बनाऊं और y इज इक्वल टू 2 की लाइन इस तरीके से बनाऊं तो ये आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो इस लाइन की इक्वेशन अगर कोई पॉइंट दिया हुआ है और x इज इक्वल टू 7 या x इज इक्वल टू 8 या जो भी नंबर दिया हुआ है, तो अगर परपेंडिकुलर की बात की जा रही होगी तो आप उसका क्या लेंगे, जाहिर से x के परपेंडिकुलर क्या होगा y होगा, तो y इज इक्वल टू 2। अब ये जरूरी नहीं है 2 हो, ये कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन आपने कोऑर्डिनेट में से लेना जो है वो y कोऑर्डिनेट लेना है, y इज इक्वल टू 2। अब इसी तरह अगर y की बात की जाए तो ऑब्वियसली अगर कोई लाइन y एक्सिस पे बनी हुई है, y एक्सिस के 6 पे बनी है, मतलब y एक्सिस पे
6 पे कट कर रही है, y इज इक्वल टू 6, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन कौन सी होगी? जाहिर सी बात है वो लाइन होगी जो कि इस तरह एक्स एक्सिस पे बनाई जा रही होगी। तो एक्स एक्सिस पे कौन सी लाइन बनाई जा रही है? एक्स एक्सिस पे लाइन बनाई जा रही है 7 पे। एक्स कोऑर्डिनेट x इज इक्वल टू 7 इज परपेंडिकुलर टू y इज इक्वल टू 6। तो ये इसके दो स्पेशल केसेस थे जिनको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। पैरेलल में हमारे पास सेम ही आ रहा होता है y इज इक्वल, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर दो लाइंस आपस में हॉरिजॉन्टली ड्रॉ हुई है तो वो हॉरिजॉन्टल आपस में पैरेलल होंगी, वर्टिकल ड्रॉ की हुई होंगी तो वर्टिकल पैरेलल होंगी। और अगर कोई लाइन आपके पास हॉरिजॉन्टल ड्रॉ की हुई है तो उसके परपेंडिकुलर जाहिर सी बात है वर्टिकल लाइन होगी, और अगर वर्टिकल लाइन ड्रॉ की हुई है तो उसके परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। तो बस इन चारों केसेस को आपने जहन में रखना है, और इसी तरीके से अगर पॉइंट दिया हुआ है सो यू जस्ट नीड टू रिप्लेस द पॉइंट with the given coordinates in parallel, और यहाँ पर आपने क्या करना होगा, उसके ऑपोजिट लेने, x है तो y लेना है, y है तो x लेना है। तो ये यहाँ पर जो 2.4 एक्सरसाइज है उसके ये 30 क्वेश्चंस हमारे पास हो गए, सॉरी 36 क्वेश्चंस हो गए। 36 क्वेश्चंस के बाद हमारे पास कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, और उन वर्ड प्रॉब्लम्स को अब हम इसके बाद देखते हैं कि वो वर्ड प्रॉब्लम्स हमने कैसे करनी है। इन वर्ड प्रॉब्लम्स को हम देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व होंगे। पहला वर्ड प्रॉब्लम है डेप्रिसिएशन। The value of a machine is expected to decrease at a linear rate over time. Two data points indicate that the value of machine at t is equals to 0 time of purchase is $18,000 and its value in 1 year will be equal 14,500. ये आपको क्या दिया हुआ है? ये एक्चुअली आपको दो डाटा पॉइंट्स दिए हुए हैं और आपसे ये कहा गया है कि ये मशीन की जो वैल्यू है वो डेप्रिसिएट हो रही है एट अ लीनियर रेट ओवर द टाइम। तो आपने करना क्या है इसके अंदर, यू नीड टू डिटरमाइन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म of the equation in v is equals to mt plus k form which relates the value v the machine to its age। ये अगर आपको याद हो तो हम ये 2.3 में करके आए जब हमें इसी तरीके की बुक वैल्यू ऑफ मशीन का एक क्वेश्चन दिया हुआ था। अब यहाँ पे बस मसला ये है कि यहाँ पे इक्वेशन दी हुई नहीं है, इक्वेशन हमें बनानी है गिवन एट्रीब्यूट से। जो आपने ऊपर एट्रीब्यूट सीखे हैं उन एट्रीब्यूट से आपने इक्वेशन खुद बनानी होगी, मतलब मॉडल आपने खुद बनाना होगा। आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स दिए हुए, और वो 2 पॉइंट्स क्या है कि जब t 0 है, मतलब टाइम 0 है, परचेज टाइम है, तो उस टाइम वैल्यू क्या है 18,000। आफ्टर 1 ईयर वैल्यू क्या हो गई 14,500। आपको ये वाली जो इन्होंने फॉर्म दी हुई है यहाँ पे v इज इक्वल्स टू एम टी प्लस के, इसे देख के ये भी पता चल रहा होगा कि t जो है वो हमारे x को रिप्रेजेंट कर रहा है और v जो है वो y वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मैं 2 डाटा पॉइंट्स की बात करूं तो 2 डाटा पॉइंट्स हमारे पास क्या बनेंगे, वैल्यू x कॉमा y बनते हैं ना, तो यहाँ पे क्या बनेंगे t कॉमा v। 2 डाटा पॉइंट्स, पहला डाटा पॉइंट क्या बनेगा 0, मतलब जब टाइम 0 है तो वैल्यू ऑफ मशीन क्या है 18,000, और दूसरा डाटा पॉइंट क्या बनेगा जब हमारे पास 1 साल गुजर गया तो वैल्यू ऑफ मशीन क्या है 14,500। अब हमने इन दो पॉइंट्स को यूज करते हुए इक्वेशन बनानी है, v इज इक्वल्स टू एम टी प्लस के फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद हमने इंटरप्रेट करना है मीनिंग ऑफ स्लोप एंड वी इंटरसेप्ट, ठीक है। उसके बाद हमने स्लोप फाइंड आउट करना, सॉरी वी नीड टू सॉल्व द इक्वेशन। जो भी इक्वेशन हमने बनाई होगी उसको विद रिस्पेक्ट टू v विद रिस्पेक्ट टू t सॉल्व करना है, और t इंटरसेप्ट मालूम करना है, और उसकी इंटरप्रेट करनी है मीनिंग। वापस से हम यहाँ पे आ जाते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सो क्वेश्चन मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी थी, आपको बनानी है इक्वेशन v इज इक्वल टू एम टी प्लस के फॉर्म में। ये मैंने दोनों डाटा पॉइंट्स लिख दिए हैं 0,18,000 एंड 1,14,500। हमें मालूम है कि दो पॉइंट्स को यूज करते हुए किस तरीके से हम इक्वेशन बना सकते हैं, उसी तरीके से हमने इक्वेशन बनानी है। 2 पॉइंट फॉर्मूला रखना है, या पहले आप स्लोप निकाल लें दोनों पॉइंट्स को इस्तेमाल करते हुए, बाद में उसे पॉइंट स्लो फॉर्म में रख दें, या फिर डायरेक्टली 2 पॉइंट फॉर्म यूज कर लें। So slope intercept form by using 2 point formula is y minus y1 is equals to y2 minus y1 over x2 minus x1 x minus into x minus x1। ये मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया है, v और t नहीं लिखा ताकि कंफ्यूजन ना हो, तो हम इसे x1 कंसीडर कर लेते हैं, इसे y1, और इसे x2 और इसे y2। इसकी सब्स्टिट्यूशन करते हैं नीचे, y की जगह y तो एज अ वेरिएबल ही ट्रीट होता है, y1 जो है वो क्या है 18,000, तो माइनस 18,000 हो गया, इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1। द वैल्यू ऑफ y2 इज 14,500 एंड द वैल्यू ऑफ y1 इज 18,000। दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया,
नीचे डिनोमिनेटर में x2 माइनस x1, द वैल्यू ऑफ x2 इज 1 एंड द वैल्यू ऑफ x1 इज 0। आपस में ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो गए। x माइनस x1, x विल बी ट्रीटेड एज वेरिएबल और x1 की वैल्यू क्या है 0। ये सब हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब हम इसे सिंप्लीफाई करने लगे। सिंप्लीफाई के लिए क्या करना है, ये तो 1 ही हो जाएगा। 1 होने के बाद जब इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर आएगा -3500 और 0 जो है वो वैसे ही खत्म हो जाएगा। x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो वी विल हैव -3500 और x y माइनस 18,000। 18,000 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे क्योंकि हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनाने के लिए हमें y के टर्म्स में इक्वेशन चाहिए होती है, तो y इज इक्वल टू -3500x प्लस 18,000। अगर मैं इसे कंपेयर करूं तो कंपेयर करने से ये बन रही है y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में। और जो हमें इक्वेशन दी हुई थी, मतलब जो ऊपर इक्वेशन दी हुई थी वो दी हुई थी v इज इक्वल टू mt प्लस k। तो मुझे इस इक्वेशन को जो मैंने y और x के फॉर्म में बनाई है उसे चेंज करना होगा क्योंकि इक्वेशन मुझे इस फॉर्म में नहीं मांगी गई है। मुझे जिस फॉर्म में मांगी गई है मैंने उसी फॉर्म में लिखनी है। बस ये बात भी अपने जहन में रखनी है। आपने y और x के फॉर्म में नहीं लिखनी, बल्कि आप इस इक्वेशन को लिखेंगे v इज इक्वल्स टू -3000 sorry v is equals to -3500 t plus 18,000। now this is your required equation। ठीक है, जो उन्होंने इक्वेशन ऊपर मांगी हुई थी अब ये आपकी वो उस फॉर्म में इक्वेशन आ गई, इस फॉर्म में इक्वेशन आ गई, v और t के फॉर्म में आ गई है। अब हम इसको इजीली इंटरप्रेट कर सकते हैं। y और x के फॉर्म में नहीं रखना, जिस फॉर्म में मांगा गया है उसी फॉर्म में रखना है। राइट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्लोप। अगर मैं स्लोप की बात करूं, स्लोप इज -3500, m इज इक्वल्स टू -3500। नीचे अगर मैं 1 लिख दूं, विच मीन्स del v ओवर del t, ऐसे ही है। तो del v ओवर del t से हमें क्या पता चल रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, मतलब आफ्टर एवरी ईयर और ईच ईयर द वैल्यू ऑफ मशीन विल डिक्रीज बाय -3500 और per year the depreciation in the value of the machine is 35,000। इसको आप किसी भी तरीके से जो है वो इंटरप्रेट कर सकते हैं क्योंकि स्लोप आपके पास नेगेटिव है। इससे ये पता चल रहा है कि हर साल ईच ईयर जो मशीन की वैल्यू है उसके अंदर 3,500 रुपए की कमी आती रहेगी। तो ये हमारे पास स्लोप की इंटरप्रिटेशन हो गई। स्लोप हमने बता भी दिया -3500 है और एवरी ईयर ईच ईयर या पर ईयर डेप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ मशीन इज 35,000। ठीक, वी इंटरसेप्ट की बात करें, वी इंटरसेप्ट का क्या मतलब है? वी इंटरसेप्ट 0,18,000, राइट। अब इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी? वैसे तो नीचे लिखी हुई है लेकिन इंटरप्रिटेशन क्या होगी हमें पता है कि हमारे पास जो मैंने पॉइंट लिखा है ये एक्चुअली टी कॉमा वी की फॉर्म में है। ठीक है, टी कॉमा वी, टी अगर 0 है तो वैल्यू क्या है? 18,000 है। विच मीन्स कि एट द टाइम ऑफ परचेज या कॉस्ट ऑफ मशीन, जब आप मशीन को परचेज करने के लिए जा रहे हैं, जब टाइम बिल्कुल 0 है तो उस टाइम मशीन की जो वैल्यू है वो क्या है? 18,000 है। दैट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ वी इंटरसेप्ट। इजी। अब हम बात करते हैं टी इंटरसेप्ट की, क्योंकि उसमें हमसे कहा गया है कि सॉल्व फॉर टी इंटरसेप्ट एंड इंटरप्रेट इट्स मीनिंग। तो हमने इसको टी इंटरसेप्ट के लिए सॉल्व भी करना है और साथ ही साथ उसकी मीनिंग को भी इंटरप्रेट करना है। टी इंटरसेप्ट के लिए व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू सब्स्टिट्यूट v इज इक्वल्स टू 0। जब हम v को 0 रखेंगे तो हमारे पास t इंटरसेप्ट आ जाएगा। तो t इंटरसेप्ट हमारे पास किससे कैसे आएगा? v को 0 रखा, t को इस तरफ ले आए, 35,000 को डिवाइड कर दिया 18,000 से और t की वैल्यू आ रही है 5.14 ईयर्स। मैंने आगे इसलिए लिखा है बिकॉज t इज टाइम विद इन ईयर्स, वो ऊपर आपको दिया हुआ ही है क्वेश्चन में। तो व्हेन t इज टाइम इन ईयर्स, सो इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी हमारे पास? द लाइफ ऑफ मशीन इज अप्रोक्सीमेटली 5 ईयर्स। मशीन की जो लाइफ है या मशीन की वैल्यू बिल्कुल खत्म कब हो जाएगी? तकरीबन 5 साल बाद, या आप कह सकते हैं 5 साल जो है वो 1 महीने बाद, या इस तरीके से जो मशीन की वैल्यू है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे टी की वैल्यू 5.14 का आना ये बता रहा है कि जो आपके पास अप्रोक्सीमेट लाइफ ऑफ मशीन है वो क्या है? 5 ईयर्स। तो लाइफ ऑफ अ मशीन इज अप्रोक्सीमेटली 5 ईयर्स, दैट्स इट। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा हुआ खत्म।
होपफुली ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसके अंदर एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये उन्हीं वर्ड प्रॉब्लम्स की तरह था जो कि हम 2.3 में करते हुए आए हैं। सिर्फ इसमें चेंजिंग ये थी कि आपको 2 डाटा पॉइंट्स दिए हुए थे, उन डाटा पॉइंट से इक्वेशन आपको खुद बनानी थी। पहले क्या होता था, इक्वेशन आपको बनी बनाई मिलती थी, आपको सिर्फ इंटरप्रिटेशंस करनी होती थी। लेकिन अब आपको सिर्फ पॉइंट दिए गए हैं, क्योंकि जाहिर है आपने ऊपर एट्रीब्यूट सीखे हैं कि आपके पास अगर गिवन एट्रीब्यूट से आप किस तरीके से लीनियर इक्वेशन निकाल सकते हैं, तो उन्हीं को यहाँ पर एज अ वर्ड प्रॉब्लम दे दिया गया है कि आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं और आपने उनकी क्या फाइंड आउट करनी है, लीनियर इक्वेशन फाइंड आउट करनी है और उसके बाद उनको इंटरप्रेट भी करना है। इनके आगे जो क्वेश्चंस हैं 38 क्वेश्चन नंबर जो है वो भी सेम डेप्रिसिएशन का ही है। आप इसे खुद से कोशिश कीजिएगा करने की, अगर आपको कोई क्वेरी कोई परेशानी हो तो फिर पूछ लीजिएगा मुझसे। क्वेश्चन नंबर 29 में भी सेम इसी तरीके से आपको 2 डाटा पॉइंट्स दिए हुए, दो डाटा पॉइंट्स को आप ऑलरेडी सेल्सियस वाला क्वेश्चन जो है वो 2.3 में करके आए। सिमिलरली आप वैसे ही आपके पास 2 इक्वेशन बन जाएगी, सॉरी इक्वेशन बन जाएंगी विद रिस्पेक्ट टू सी, और इक्वेशन बनाने के बाद आपने क्या करना होगा, उसको इंटरप्रिटेशन उसकी देनी होगी। क्वेश्चन नंबर 40 मैं आपको करवा रही हूँ, कॉलेज रिटायरमेंट। तो यहाँ से पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और फिर इसके बाद हम इसे सॉल्व करते हैं। द लार्जेस्ट रिटायरमेंट प्रोग्राम फॉर कॉलेज प्रोफेसर्स इज द टीचर्स इंश्योरेंस एंड एन्युटी एसोसिएशन कॉलेज रिटायरमेंट इक्विटीज फंड, TIAA CREF. One of the investment option is in this program is the CREF money market account, which was initiated in 1988. Figure 2.13 illustrate the performance of this investment during the first 10 quarters of its existence. Know that V is the value of a share unit. आपने देखिए नोट करने वाली बात है, V is the value of share unit in this fund, and that the data point reflects the end of the month values. It appears that the value of this money market has been increasing at an approximately linear rate. If the data points are this and this are chosen to estimate the relationship between the value of a share V and time t measured in quarters since the inception of CREF money market fund t is equals to 0 corresponds to March 31, 1988. ये इन्होंने यहाँ पर आपको पूरा सिनेरियो बताया है एक रिटायरमेंट प्रोग्राम का, और आपको 2 डाटा पॉइंट्स दे दिए गए हैं। आपसे कहा गया है कि इन 2 डाटा पॉइंट्स के थ्रू जो है वो रिलेशनशिप एस्टिमेट करना चाह रहे हैं वैल्यू ऑफ शेयर वी और टाइम में। टाइम एक्चुअली किस में है, क्वार्टर्स में है। ये कहते हैं कि टाइम जो है वो 0 है कब, मार्च 31 1998 में। उसके बाद फिर ये 3 महीना मजीद लगाते रहेंगे तो आपके पास पॉइंट्स बनते रहेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने एक फिगर दी हुई है, ये फिगर, इस फिगर से ये पता चल रहा है कि भाई जून में स्टार्ट जब की थी 1908, तो ये हमारे पास ये वैल्यू थी। फिर ये एक्चुअली लीनियर रेट पे इंक्रीज हो रहा है शेयर वैल्यू जो है, फिर ये सितंबर में, फिर ये दिसंबर में, आफ्टर एवरी 3 मंथ्स, फिर मार्च, फिर जून, फिर सितंबर। अच्छा, आपको पॉइंट किसका दिया हुआ है, 6th। ये जो टाइम है ये एक्चुअली ये 6th क्वार्टर है। तो 6th क्वार्टर पे आपके पास शेयर की वैल्यू क्या है, 11.32। फिर उसके बाद 7th क्वार्टर पे कोई ना कोई वैल्यू होगी, 8th क्वार्टर पे कोई ना कोई वैल्यू होगी, 9th क्वार्टर पे आपके पास जो है वो वैल्यू है 12.04। आपने एक्चुअली करना क्या, अब जाहिर है आप ये सिंगल डाटा पॉइंट्स को लेकर इसकी इंटरप्रिटेशन तो नहीं कर सकते। आप क्या करेंगे, इन दोनों डाटा पॉइंट्स को यूज करते हुए इसकी लीनियर इक्वेशन बना लेंगे। मजीद देखते हैं कि ये पूछ क्या रहे हैं। डिटरमाइन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द एस्टिमेटिंग इक्वेशन। आपने इन 2 पॉइंट्स को इस्तेमाल करते हुए वही स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म निकालनी है जो कि इस पूरे मॉडल को एस्टिमेट कर रही होगी। दूसरा, आइडेंटिफाई एंड इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ स्लोप। जो भी स्लोप निकलेगा उसको इंटरप्रेट करना है। सी पार्ट में यू नीड टू फोरकास्ट द वैल्यू पर शेयर ऑन जून 30 1991 एंड मार्च 31 1992। मतलब इसके मजीद आगे ये जो एरो जा रहा है ना, आपने मजीद आगे आफ्टर एवरी 3 मंथ्स, जिन मंथ्स की आपसे मांगी गई है, मतलब जून 30 की मांगी गई है 1991 में और मार्च 31 की मांगी गई है 1992 में, इन दोनों जो भी क्वार्टर्स ये बन रहे होंगे उन क्वार्टर्स पे आपने क्या करना है, वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, एस्टिमेट करनी है, कि फोरकास्ट करनी है कि तब इस शेयर की वैल्यू क्या होगी। मतलब जून 30 को इस शेयर की वैल्यू में कितना इजाफा हो चुका होगा और मार्च 31 1992 में इस शेयर की वैल्यू कितनी बढ़ चुकी होगी। तो अब इसे देखते हैं किस तरीके से ये होगा क्वेश्चन। सेम आपके पास जो 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 2 पॉइंट्स हैं 6,11.32, दूसरा पॉइंट है 9,12.04। ये दोनों पॉइंट्स यहाँ दिए हुए हैं। इन दोनों पॉइंट्स को हम इस्तेमाल करते हुए इक्वेशन बना लेते हैं अपनी।
वही 2 पॉइंट फॉर्मूला में रखेंगे, सेम प्रोसीजर है, रखने के बाद उसे सिंप्लीफाई करेंगे तो सो वी विल हैव y इज इक्वल टू 0.24x प्लस 9.88। तो ये बिल्कुल y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में लिख दी गई है, तो इट मीन कि इसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो गई है। पहले पार्ट में हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ही निकालनी है, और क्योंकि हमने इसे y और x के फॉर्म में नहीं लिखना बल्कि हमने किसके फॉर्म में लिखना है, इसे जो इसका गिवन फॉर्मेट है उसी फॉर्म में लिखना है, और इत्तेफाक से ये भी v और t के फॉर्म में, मतलब वैल्यू और टाइम की ही बात की जा रही है। तो v इज इक्वल टू 0.24t प्लस 9.88। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि हमारे पास स्लोप जो आ रहा है वो आ रहा है 0.24। तो अगर दोबारा से मैं स्लोप की बात करूं तो स्लोप को हम किस तरीके से लिखते हैं, स्लोप इज 0.24, राइट, लेट मी चेंज द कलर, बहुत हल्का हो रहा है, डिवाइड बाय 1, विच मीन्स आफ्टर एवरी क्वार्टर, जैसे जैसे क्वार्टर्स बढ़ रहे हैं शेयर की जो वैल्यू है उसके अंदर 0.24 का इजाफा हो रहा है, बिकॉज स्लोप इज पॉजिटिव, इट्स अ लीनियर रेट of change. So every quarter there will be increase in 0.24 units, क्योंकि मेरा ख्याल से शायद यहाँ यूनिट्स जो है वो डिफाइन नहीं किए हुए, वैल्यू ऑफ there will be increase of 0.24 value in the value of share. तो quarterly the value of share will increase by 0.24 units. ये इंटरप्रिटेशन हो गई किसकी, स्लोप की, स्लोप की इंटरप्रिटेशन हो गई 0.24 यूनिट्स। अब आपसे यही कहा गया था कि पहले में तो आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म डिटरमाइन कर लें, आपने डिटरमाइन कर ली स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। दूसरे में आपसे कहा गया कि आप आइडेंटिफाई करें एंड इंटरप्रेट करें द मीनिंग ऑफ स्लोप। आपने स्लोप निकाला, स्लोप को इंटरप्रेट कर दिया, दैट्स इट। देखिए इसके अंदर कोई इंटरसेप्ट की बात नहीं की गई है, तो इंटरसेप्ट की हम बात करेंगे भी नहीं। अब हमने फोरकास्ट करनी है वैल्यू ऑफ पर शेयर ऑन जून 30th 1991 में, और फोरकास्ट करनी है किसमें, 1992 मार्च 1992 में। अब इन दोनों को फोरकास्ट किस तरीके से करेंगे, जाहिर है तभी कर सकते हैं जब हमें ये पता हो कि टाइम की क्या वैल्यू होगी, मतलब उस टाइम कौन सा क्वार्टर चल रहा होगा, टाइम की क्या वैल्यू होगी, तभी हम वैल्यू मालूम कर सकते हैं शेयर की। तो v वाली इक्वेशन तो हमने ये बना ही ली, तो मैंने पूरी इक्वेशन इस तरह रख दी है, t की जगह खाली छोड़ दी, क्योंकि अब हम टाइम निकालेंगे किस तरीके से। अगर मैं यहाँ पे देखूं सितंबर लिखा हुआ है, सितंबर के बाद मजीद अगर मैं इसे आगे बढ़ाऊं तो सितंबर के बाद क्या आएगा, दिसंबर, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इसके बाद तीसरा महीना जो होगा ना दिसंबर होगा, और दिसंबर किसका होगा, 90 का होगा, 1990 का होगा, और वहां पे टी की वैल्यू क्या होगी, 11, क्योंकि यहाँ पे 10 है। अब क्योंकि पर क्वार्टर बढ़ रही है तो एक एक करके बढ़ेगी। दिसंबर के बाद हमारे पास क्या आएगा, दिसंबर के बाद हमारे पास आएगा मार्च, लेकिन किसका मार्च आएगा, 1991 का मार्च आएगा, 1991 का, और 1991 के मार्च पे टी की वैल्यू क्या होगी, 12। ठीक, ये हम एक तरीके से टाइमलाइन बना रहे हैं। फिर मार्च के बाद 1991 के मार्च, अच्छा 1991 का मार्च हमें नहीं चाहिए, बल्कि हमें 1991 का क्या चाहिए, जून चाहिए। मार्च के बाद हमारे पास आ जाएगा जून, तो जून 1991 में हमारे पास टी की वैल्यू क्या होगी, 13। तो टी की वैल्यू 13 हमारे पास आ रही है जून 1991 में। हमें यही मालूम करना था, वी जस्ट नीड टू सब्सटीट्यूट 13 हेयर, और जब हम 13 रखेंगे तो बस इसे मल्टीप्लाई करना है, और हमारे पास क्या वैल्यू ऑफ शेयर आ जाएगी, कि करती हूँ 9.88 में तो वैल्यू आ रही है 19। इट मीन्स के जून 30th में जो वैल्यू ऑफ शेयर होगी वो क्या हो जाएगी, 13 हो जाएगी। तो इट मीन्स कि अगर यहाँ पे मैं डाटा पॉइंट प्लॉट करना चाहूँ तो यहाँ पे डाटा पॉइंट क्या बनेगा, राइट। अब बात करते हैं दूसरे फोरकास्ट की, जो कि हमें मार्च 31 पे करना है। अब ये देखिए मैंने यहाँ पे एक टेबल इस तरीके से बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं टेबल यहाँ पे बनाया हुआ है, ये ईज के लिए बनाया हुआ था कि देखिए दिसंबर 90 में, क्योंकि यहाँ पर एंड कहाँ हो रहा है, सितंबर 90 पे। अब बात करते हैं दिसंबर 90 में टी की वैल्यू 11, मार्च 91 में टी की वैल्यू 12, जून 91 में टी की वैल्यू 13, जिसपे अभी हमने वी निकाला है क्योंकि इस पे फोरकास्ट करने कहा गया था। फिर इस जून के बाद क्या आएगा, सितंबर 91 में टी की वैल्यू 14, दिसंबर 91 में टी की वैल्यू 15, और मार्च 92 में, क्योंकि दिसंबर के बाद मार्च आएगा तो मार्च 92 में टी की वैल्यू क्या आ रही है, 16। तो हमें सिर्फ मार्च 92 को ही फोरकास्ट करना है, तो हम यहाँ पे इसको स्टॉप कर देंगे
और स्टॉप करने के बाद हम यहाँ टी की वैल्यू क्या रखेंगे 16, टी की वैल्यू 16 रखेंगे। तो ये जो है टी की वैल्यू 16 रखने के बाद हमें अगेन इसे मल्टीप्लाई करना होगा, 0.24 से 16 को मल्टीप्लाई करेंगे और जब ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 13.72। इट मीन्स कि हमारे पास जब टाइम 16 होगा, मतलब 16th क्वार्टर चल रहा होगा, तो वैल्यू ऑफ शेयर क्या होगी 13.72। ये इसकी साथ इंटरप्रिटेशन भी हो गई और इसका फोरकास्ट भी हो गया। सो होपफुली ये आपको सब क्लियर हो गया होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई परेशानी कोई मसला नहीं होगा, और अगर हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।